नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी एनसीईआरटी 11 क्लास के जो पाठ्यक्रम में अपन कंटिन्यू पढ़ रहे थे उसमें अपन ने शुरुआती 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना पृथ्वी की जो है उसके बारे में अपन को कैसे जानकारी मिली। आज मैं सीधा टॉपिक पर ही आता हूं। तो जो आज का टॉपिक है अपना वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आंतरिक संरचना की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं जिसके आधार पे वैज्ञानिकों ने ये कहा कि पृथ्वी के अंदर ये है, कहाँ पर तरल अवस्था में है, कहाँ पर पृथ्वी के अंदर ठोस अवस्था है, कहाँ पर पृथ्वी के अंदर अर्ध तरल अवस्था है। तो उसके 3 प्रकार की अपने जानकारी स्रोत के। जानकारी स्रोत का सबसे पहला प्रकार है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष का अर्थ आप समझते हो। दूसरा स्रोत है अप्रत्यक्ष स्रोत और तीसरा स्रोत है कुछ सिद्धांत, है ना। जानकारी के स्रोतों को 3 भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत और सिद्धांत। प्रत्यक्ष का अर्थ समझते हो आप, जिसे स्पष्ट आंखों से अपन देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष जिसको महसूस कर सकते हैं। और सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिकों ने सिद्धांत भी दिए हैं पृथ्वी की आंतरिक जानकारी संबंधी। प्रत्यक्ष स्रोत की अगर बात करें, सबसे पहला है धरातलीय चट्टानें। विद्यार्थियों, पृथ्वी के अंदर पटल विरूपणी क्रियाएं होती रहती है। अपन आगे पढ़ेंगे। आंतरिक बल है वो स्थल रूपों का निर्माण करता है, बाह्य बल स्थल रूपों को समाप्त करता है। और इस तरह से पृथ्वी के ऊपर रोज कोई न कोई स्थल स्वरूप बनता रहता है, कोई न कोई स्थल स्वरूप बिगड़ता रहता है, समतल होता रहता है भाग। और इस तरह से पृथ्वी अपने आप को संतुलित रखती है आंतरिक बलों से और बाह्य बलों से। तो धीरे धीरे इन पटल विरूपणी क्रियाओं के फलस्वरूप जो आंतरिक चट्टानें हैं वो धीरे धीरे कहाँ आती है, सतह पर आती है। फिर उन सतह से खोदते हैं, मानव खनन करता है। तो सतह की जो चट्टानें हैं उससे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है कि भूगर्भ के अंदर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ये चट्टानें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देती है। उसके बाद है ज्वालामुखी उद्गार। इसी टॉपिक के बाद में अपन पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, भू के गर्भ के अंदर से लावा बाहर आता है। लावा बाहर आता है तो पता चलता है भूगर्भ के अंदर किस प्रकार की पदार्थों का निर्माण हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है खनन और प्रवेदन। खनन खाने विभिन्न प्रकार के खनिजों की। आपने सुना होगा दक्षिणी अफ्रीका में विश्व की सबसे गहरी खाने हैं। 3 से 4 किलोमीटर गहरी खाने हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खाने हैं। दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खाने हैं, 3 से 4 किलोमीटर गहरी है। तो 3-4 किलोमीटर गहराई तक मानव प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की जानकारी जुटा पाया है। उसके बाद आपने सुना होगा आर्कटिक के अंदर क्या है विद्यार्थियों, आर्कटिक में कोला प्रायद्वीप है एक। कैसा प्रायद्वीप है? कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर का एक ड्रिल किया गया। क्या किया गया? 12 किलोमीटर का एक ड्रिल किया गया। एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं ये आपके। जो आर्कटिक महासागर है वहां कोला प्रायद्वीप है। कोला प्रायद्वीप के अंदर भूगर्भ की जानकारी के लिए वैज्ञानिकों ने 12 किलोमीटर का छेद किया, ड्रिल किया और उससे पृथ्वी की आंतरिक जानकारी जुटाई। तो इस तरह से देखें प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हुए। एक तो चट्टानें हमें पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्रदान कर रही है। ज्वालामुखी जब उद्गार होती है, लावा बाहर आता है, उससे जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्षेत्र मैंने बताया आपको, दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खदानें हैं 3 से 4 किलोमीटर गहरी, वहां की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। और आर्कटिक महासागर के अंदर कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर का एक ड्रिल किया गया, छेद किया गया और उससे पृथ्वी की आंतरिक जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। ये प्रत्यक्ष स्रोत है। अब कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत है, जैसे तापमान भूगर्भ में ज्यों ज्यों अंदर की ओर जाते हैं, गहराई की ओर, त्यों त्यों तापमान बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों आप भूगर्भ में गहराई की ओर जाओगे घनत्व भी बढ़ता है। घनत्व बढ़ता है अर्थात भारी पदार्थ है वो पृथ्वी के भूगर्भ में है।
तो जब घनत्व बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ रहा है। उसके अलावा अप्रत्यक्ष स्रोत में उल्काएं हैं, जो उल्का पिंड कभी कभार क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर उल्का पिंड गिर जाते हैं। तो उन उल्का पिंडों से अनुमान लगाया जा सकता है कि अपना पिंड भी उस टाइप का हो सकता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल भूगर्भ में ज्यों ज्यों जाते हैं, भूगर्भ के पृथ्वी के केंद्र के जितना नजदीक जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक बढ़ता है, बढ़ता जाता है, यानी उतना अधिक लगता है। आप देखोगे ध्रुव और आप भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल बजाय कम है किससे? ध्रुवों के, क्योंकि ध्रुव है वो पृथ्वी के केंद्र के नजदीक है। आगे अपन इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। तो उल्काओं के बाद में गुरुत्वाकर्षण, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र भी भूगर्भ की जानकारी का अप्रत्यक्ष स्रोत है। उसके बाद भूकंप है। भूकंप आता है, भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, हालांकि 2 प्रकार की होती है तरंगें। पहली है कायिक तरंगें, दूसरी है धरातलीय तरंगें। कायिक तरंगें फिर 2 प्रकार की है, पी और एस, जो भूगर्भ के अंदर चलती है, प्राथमिक और द्वितीयक, प्राइमरी और सेकेंडरी। और धरातलीय तरंगें हैं एल तरंगें। धरातलीय तरंगें कौन सी है? एल तरंगें। ये तरंगें जब भूकंप भूगर्भ के अंदर कहीं पर कंपन होता है उसे भूकंप कहते हैं। जब भूकंप आता है तो उस भूकंप का सीस्मोग्राफ पर मापन होता है। जब भूकंप का सीस्मोग्राफ पर मापन होता है तब क्या होता है? डायग्राम के ऊपर इन तरंगों का अंकन होता है। तब अनुमान लगाया जाता है कि भूगर्भ के अंदर किस जगह पे चट्टान कैसी है, उसका घनत्व कितना है, कहां पे कठोर है, कहां पे तरल है, इस तरह से अनुमान लगाते हैं। तो ये भी भूकंप भी क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत है। उसके बाद कुछ सिद्धांत अपने लास्ट क्लास में देखे थे। चैम्बरलिन का जो ग्रहाणु सिद्धांत था उसमें पृथ्वी को ठोस माना गया। कांट की जो वायवीय राशि परिकल्पना थी उसमें पृथ्वी को गैसीय रूप में माना गया। जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना थी, जेम्स की ज्वारीय परिकल्पना थी, उसमें पृथ्वी को तरल माना गया। उसके बाद में लाप्लास की जो नीहारिका परिकल्पना थी उसमें लाप्लास ने बताया कि पृथ्वी का या ब्रह्मांड का निर्माण नीहारिका से हुआ है। नीहारिका में क्या था? धूल्य कण और विभिन्न प्रकार की गैसें। तो एक बार वापस देखें, इस तरह से आपके पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी के स्रोत है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, है ना, विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनको अपन ने 3 भागों में बांटा। पहला प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत, तीसरा है कुछ सिद्धांत। प्रत्यक्ष स्रोत में आपको याद रखने 3 बातें: चट्टानें या धरातलीय खनन, धरातलीय चट्टानें। दूसरा, पहला है धरातलीय चट्टानें, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार, तीसरा खनन या प्रवेदन। खनन दक्षिण अफ्रीका में सोने की खानें जो 3 से 4 किलोमीटर गहराई तक पृथ्वी की जानकारी प्रदान कर रही है। और आर्कटिक महासागर के अंदर कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर का एक ड्रिल किया गया, वो भी भूगर्भ की जानकारी से संबंधित ही था। तो ये तो था प्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत। अब आते हैं अप्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत। तापमान, घनत्व, दबाव, इन पे अगली स्लाइड में कुछ बातें मैंने लिखी है। फिर उल्काएं, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ता है, भूगर्भ की ओर जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है लगातार, और भूकंप, भूकंपीय तरंगों से भी भूगर्भ की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कुछ सिद्धांत। सिद्धांत में कुछ सिद्धांत कह रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस है, कुछ कह रहे हैं तरल है, कुछ कह रहे हैं गैसीय निर्मित है, कुछ कह रहे हैं गैस और धूल्य कणों दोनों से निर्मित है। इस तरह से ये सिद्धांत के इस तरह से ये हो गए आपके जानकारी के स्रोत। अब अगर इसमें से आपको कह दिया जाए प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, एक आरबीआईसी में आपका वर्गीकरण दिया हुआ है प्राकृतिक स्रोत, है ना, प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में विद्यार्थियों 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो भूकंप और एक ज्वालामुखी। भूकंप और ज्वालामुखी ये 2 प्राकृतिक है इनमें से, बाकी सारे के सारे कैसे हैं? अप्राकृतिक। आप यहीं पे समझ जाना, भूकंप और ज्वालामुखी तो है प्राकृतिक, बाकी सारे क्या है? अप्राकृतिक। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत पे कुछ मैंने मोटी मोटी बातें लिखी है। अप्रत्यक्ष स्रोत में पहला है घनत्व। देखिए पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व आप समझते होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना, किसी एक वर्ग सेंटीमीटर पर लगने वाला भार घनत्व।
उसको मिलीबार में मापा जाता है। और आंतरिक जो भार है वो आंतरिक घनत्व। तो ये जो घनत्व है, घनत्व आप देखोगे 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घन के रूप में घनत्व मापा गया। जो पृथ्वी का औसत घनत्व ये है 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप भूपटल का घनत्व देखोगे ऊपरी सतह का तो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आप भूगर्भ में और गहराई में जाओगे 2900 किलोमीटर तक तो वहां घनत्व आपको 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा। अगर आप पृथ्वी के केंद्र में जाओगे तो घनत्व मिलेगा 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सतह के ऊपर 2.7 और गहरे गए 5.5 और गहरे गए 11 से 13। इसका मतलब पृथ्वी के सतह से केंद्र की ओर जाने पर घनत्व में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात भारी चट्टाने या भारी धातु लगातार केंद्र की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भारी से भारी धातु कहां पे है, केंद्र में, इसलिए उसका घनत्व क्या है, ज्यादा है। ये देखो यहां लाइन लिखी मैंने, गहराई के साथ भारी तत्वों में वृद्धि होती जाती है जिस कारण घनत्व भी बढ़ता जाता है। दूसरा है दबाव। जब लगातार भारी तत्वों में वृद्धि हो रही है, भारी भारी जो खनिज है वो सारे के सारे भूगर्भ की ओर ज्यादा है, तो इसका मतलब दबाव के साथ, गहराई के साथ दबाव भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। घनत्व बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा। तीसरा आता है तापमान। ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। तीसरा तापमान। अब तापमान की बात करें तो विद्यार्थियों 8 किलोमीटर की गहराई तक 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर की दूरी पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। अगर आप भूगर्भ के अंदर जाओगे तो 8 किलोमीटर की गहराई तक प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो बढ़ता है। अर्थात सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है और वो उसकी रेट अलग अलग है। 8 किलोमीटर तक तो बढ़ने की रेट क्या है, प्रत्येक 32 मीटर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस की दर से ताप बढ़ जाएगा। उसके बाद 100 किलोमीटर तक लगभग बढ़ने की जो दर है वो 2 डिग्री सेल्सियस प्रति 1 किलोमीटर रहेगी और लगातार ताप बढ़ रहा है। आप देखो कि 100 किलोमीटर पर भूगर्भ में 1100 डिग्री सेल्सियस ताप है, 400 किलोमीटर पर लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ताप है, 2900 किलोमीटर पर आप पाओगे 3700 डिग्री सेल्सियस ताप है और 5150 किलोमीटर की भूगर्भ में जाओगे 5150 किलोमीटर पर तो ताप मिलेगा 4300 डिग्री सेल्सियस। अर्थात तो देखो सतही तापमान लगातार 32 मीटर के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। 100 किलोमीटर भूगर्भ के अंदर 1100 डिग्री सेल्सियस था, ताप बढ़ता बढ़ता पृथ्वी के केंद्र पर गए, लगभग केंद्र से पहले 5150 किलोमीटर की दूरी पर 4300 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा हुआ पाया जाता है, या ऐसा अनुमान लगाया गया है। अर्थात कह सकते हो कि सतह से भूगर्भ में जाने पर तापमान में भी बढ़ोतरी होती है। अब देखो गहराई के साथ बढ़ते दबाव से वस्तुओं का गलनांक बढ़ जाता है। देखो इस लाइन से पहले इससे आप इसका निष्कर्ष निकालें, अगर इस वे में ताप बढ़ेंगे तो इसके हिसाब से, इस अनुमान के हिसाब से कोर का जो घनत्व है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो घनत्व है वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। क्या इस तापमान पर कोई वस्तु ठोस अवस्था में रह सकती है क्या? नहीं। तो क्या है, ठोस अवस्था में रहने का कारण क्या है? इतना ताप तो लगातार बढ़ रहा है, फिर भी पृथ्वी का जो केंद्र है, जो कोर भाग है वो क्या है, ठोस है। उसके पीछे देखो कारण क्या है, उसके पीछे ये कारण यहाँ पे मैंने नोट डाल के लिखा है, गहराई के साथ बढ़ते दबाव से वस्तुओं का गलनांक बढ़ जाता है। इसी कारण अधिक तापमान के बावजूद भी पृथ्वी ठोस की भांति व्यवहार करती है। गहराई के साथ लगातार तापमान भी बढ़ रहा है, बढ़ते तापमान के कारण आप देखोगे गहराई के साथ बढ़ते दबाव के कारण, गहराई में बढ़ते दबाव के कारण क्या होता है कि वस्तुओं के जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु है, वो बढ़ जाता है। इसलिए इतने अधिक ताप पर भी पृथ्वी का आंतरिक भाग पिघलता नहीं है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आंतरिक अधिक दबाव के कारण बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठोस है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अब इन तीन चीजों से देखो अप्रत्यक्ष स्रोत से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो पृथ्वी के सतह से भूगर्भ में जाओगे तो घनत्व भी बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ रहा है, दबाव बढ़ेगा तो तापमान भी बढ़ रहा है।
किस किस वे में बढ़ रहा है, इसकी अलग अलग दरें हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। बुक्स में भी लिख रखी है, नहीं लिख रखी तो आप इसको ऐड कर लेना। अब इतने अधिक ताप के बावजूद भी पृथ्वी का केंद्र भाग ठोस है, वो क्यों है? क्योंकि बहुत अधिक दबाव के कारण वस्तुओं का मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलनांक बिंदु है, वो बढ़ जाता है, जिस कारण वस्तुएं पिघलती नहीं है और ठोस की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ये भूकंप विज्ञान और आधुनिक साक्ष्यों के आधार पर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसियन जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है ना। सबसे पहला भाग किया है क्रस्ट, दूसरा भाग किया है मेंटल, तीसरा भाग किया है कोर। आप देख सकते हो ये पृथ्वी का भाग है, यहां से ये लिया गया एक भाग है, ये वाला भाग यहां से, है ना, इस भाग को यहां लिया। तो सबसे ऊपरी भाग को बोल दिया क्रस्ट, क्रस्ट को हिंदी में कह सकते हैं भूपरपट्टी। 2 नंबर पे ले लिया मेंटल, इसको हिंदी में आप कह सकते हो प्रावार। 3 नंबर पे ले लिया कोर, इसको आप हिंदी में कह सकते हो अंतरतम, अंतरतम, अंतरतम। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, सबसे ऊपरी भाग को क्या बोला? क्रस्ट, या हिंदी में लिख लेता हूं, सबसे ऊपरी भाग को बोला भूपरपट्टी, 2 नंबरी भाग को बोला प्रावार मेंटल, 3 नंबर बोला अंतरतम। ये 3 भागों में बांटा किसने? आईयूजीजी ने। किसके आधार पे? आधुनिक मत और भूकंप विज्ञान के आधार पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्लासिफिकेशन दे रखा है चैप्टर के अंदर। तो अपन देखेंगे 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपरपट्टी, प्रावार, अंतरतम। ठीक है, इन तीनों को वापस 2-2 भागों में बांटा है। यहीं पे एक बार देख लेते हैं। क्रस्ट को 2 भागों में बांटा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। प्रावार को भी 2 भागों में बांटा है, ऊपरी प्रावार और निचली प्रावार। अंतरतम को या कोर को भी 2 भागों में बांटा है, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, इनको वापस 2-2 भागों में बांटा है। एक जानकारी मैं यहां पे और आपकी ऐड कर देता हूं, क्रस्ट की जो गहराई है उसको 30 किलोमीटर तक मापा गया है, अर्थात ऊपरी सतह से भूगर्भ में 30 किलोमीटर तक का जो भाग है उसे क्या बोला गया? क्रस्ट। अगर मेंटल की गहराई की बात करें तो इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक आकलित की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार मेंटल की गहराई कितनी बताई? 2900 किलोमीटर। उसके बाद कोर अंतरतम की गहराई की बात करेंगे तो ये पृथ्वी का केंद्र है 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर, 6378 किलोमीटर। तो यहां पे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। आईयूजीजी ने क्लासिफिकेशन किया, 3 भाग बताए। पहला भाग कौन सा? क्रस्ट, दूसरा भाग कौन सा? मेंटल, तीसरा भाग कौन सा? कोर। क्रस्ट की गहराई कितनी? 30 किलोमीटर। मेंटल की गहराई कितनी? 2900 किलोमीटर। कोर की गहराई कितनी? 6378 किलोमीटर। उसके बाद वापस सबके 2-2 भाग किए, क्रस्ट के 2 भाग किए, ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, मेंटल के 2 भाग किए, या प्रावार के 2 भाग किए, ऊपरी प्रावार और निचला प्रावार। उसके बाद अंतरतम या कोर के भी 2 भाग किए, आउटर कोर और इनर कोर, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। अब इन सबको वापस एक-एक को देखते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने ये 3 परत बताई है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 3 परतें। देखिए सबसे पहली परत है, यहां पे लिखी हुई है क्रस्ट, ये। उसके बाद दूसरी है मेंटल और ये तीसरी है कोर। इनके साथ में मैंने 3 चीजें ऐड की है। देखो ये भाग है आपका क्रस्ट का, ये मेंटल का, ये कोर का। वापस क्रस्ट को मैंने 2 भागों में बांटा है, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। ये मेंटल को भी 2 भागों में बांटा है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। कोर को भी 2 भागों में बांटा है, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। ये यहाँ पे लिखा मैंने, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल।
कोर को भी बाह्य कोर, आंतरिक कोर। इसमें गहराई देखोगे आप तो ये किलोमीटर में लिखी हुई 30 किलोमीटर तक ये भाग है, 500 किलोमीटर तक ये बाह्य मेंटल है, ऊपरी मेंटल सॉरी। फिर 700 से 2900 किलोमीटर तक आप देखोगे निचली मेंटल है, 2900 से 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर है, 5150 से 6078 तक आंतरिक कोर है ना। ये चित्र आपके बुक में दे रखा है, आप उसको आराम से, पेज संख्या है 26, उस पर आप इसको देख सकते हो, है ना। क्रस्ट मेंटल और कोर, 30 किलोमीटर तक क्रस्ट है, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, 6378 तक कोर है। फिर मैंने इसके प्रत्येक भाग का घनत्व लिखा है। देखें, पृथ्वी की ऊपरी सतह का घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। निचले क्रस्ट में जाओगे घनत्व है 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद ऊपरी मेंटल में आओगे 4.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। निचले प्रवार में जाओगे 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बाह्य कोर में जाओगे तो बाह्य कोर के ऊपरी भाग में तो घनत्व है 10 और बाह्य कोर के निचले भाग में 12.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद आंतरिक कोर में जाओगे तो आंतरिक कोर के ऊपरी भाग में घनत्व है 13.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और आंतरिक कोर का घनत्व है 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये बीच में मैंने विद्यार्थियों घनत्व दे रखा है, इधर मैंने विद्यार्थियों इसकी गहराई दे रखी है, इधर मैंने इसके वापस भाग किए हैं सबके, और सबके भाग के साथ में इनकी आ रही है विशेषताएं। एक बार इनको भी देख लेते हैं। क्रस्ट है वो महाद्वीपों में 30 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है, ऊपरी भाग। महाद्वीपों का जो ऊपरी भाग है 30 किलोमीटर तक का, उसे अपन क्या कहेंगे, क्रस्ट। महासागरों में क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर तक पाई जाती है। महासागरों में आपने देखा होगा ऊपर, अगर सतह के मुकाबले, धरातल के मुकाबले महासागर देखें तो नीचे है, तो सतह पर स्थल मंडल पर तो स्थल पर तो आपके जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर की मोटाई में है, लेकिन महासागर में क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर की मोटाई में ही है। अगर आप पर्वतों पे जाओगे, जैसे हिमालय जैसे महान पर्वत है, तो उसके नीचे क्रस्ट कहां तक मिलेगा, 70 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाएगा। उसके बाद निचली इसकी क्रस्ट की ऊपरी परत में, ऊपरी परत जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, इसे महाद्वीपीय परत के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। कौन सी चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। इसे महाद्वीपीय परपट्टी भी कहा गया है, ये भी अब आप याद रखेंगे। उसके बाद निचली भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी को महासागरीय परपट्टी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, महासागरीय परपट्टी। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, इसे बेसाल्टिक परत भी कहा जाता है। इसका निर्माण किससे हुआ, बेसाल्टिक परत से, इसलिए इसे बेसाल्टिक परत भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं मेंटल। मेंटल के ऊपरी भाग में पेरिडोटाइट चट्टानें पाई जाती है, इसलिए इसे पेरिडोटाइट परत कहा जाता है। फिर मेंटल की ऊपरी भाग को चट्टानों की नदी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेरिडोटाइट परत के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, चट्टानों की नदी। क्यों कहा जाता है, इसको समझिएगा। ये भाग है आपका, मैं अलग कलर से आपको बताऊं, ये भाग, ये वाला जो भाग है, ये भाग है 700 किलोमीटर तक का ऊपरी मेंटल। कितना भाग है ये, 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल है ये वाला भाग। इसमें विद्यार्थियों 400 किलोमीटर तक का जो भाग है वो अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, अर्ध तरल अवस्था में, है ना। इसलिए इसे प्लास्टिक जोन कहते हैं। यहाँ पे भूकंपीय तरंगें क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। भूकंपीय तरंगें यहाँ आती आती क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। इसलिए इसे दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है, दुर्बलता मंडल या एस्टेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भूकंपीय तरंगें कमजोर हो जाती है, इसलिए इसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। ये अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है, या इसे प्लास्टिक जोन के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे चट्टानों की नदी अवस्था कहा जाता है। अर्ध तरल अवस्था में पाई जाती है, इसलिए इसे चट्टानों की नदी अवस्था कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगी बात। तो अब ये जो दुर्बलता मंडल है उसकी गहराई कितनी है, 400 किलोमीटर तक,
और जितने भी भूगर्भ में, भूगर्भ से जो ज्वालामुखी आती है, ज्वालामुखी यहीं से उद्भव होती है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति इस दुर्बलता मंडल से ही होती है, अर्थात दुर्बलता मंडल मैग्मा का भंडार है। किसका भंडार है? मैग्मा का भंडार है, या ज्वालामुखी का चैम्बर भाग अपन आगे देखेंगे। चैम्बर भी यहीं पे, मैग्मा चैम्बर, जो मैग्मा चैम्बर है ज्वालामुखी का, वो इसी दुर्बलता मंडल में पाया जाता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तब जो मैग्मा बाहर आते ही लावा कहलाता है, वो मैग्मा यहीं से आता है। कहां से आता है? दुर्बलता मंडल से। आपसे पूछे दुर्बलता मंडल भूगर्भ में कौन सी परत में पाया जाता है, आप कहोगे ऊपरी मेंटल में, ऊपरी मेंटल या ऊपरी प्रावार में। ऊपरी प्रावार में भी आप कहोगे तो कितने किलोमीटर तक? 400 किलोमीटर तक। कैसी अवस्था में है? अर्ध तरल अवस्था में, इसलिए इसे प्लास्टिक जोन भी कहा जाता है। इसे भूकंपीय तरंगें जो है यहाँ कमजोर हो जाती है, इसलिए इसे दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और मैग्मा की उपस्थिति के कारण, मैग्मा चैम्बर के कारण इसे चट्टानों की नदी भी कहा जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। नेक्स्ट बात है निचली प्रावार। इसे भूवैज्ञानिक परत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भूवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस परत के ऊपर ही। इसे भूवैज्ञानिक परत कहा जाता है। यहाँ पी तरंगों की गति सर्वाधिक पाई जाती है ना? पी तरंगों की गति यहाँ पे निचले मेंटल में सर्वाधिक पाई जाती है, 13.7 किलोमीटर पर सेकेंड। आपसे पूछे प्राथमिक तरंगों की सर्वाधिक गति भूगर्भ के अंदर किस मंडल में पाई जाती है, आप कहोगे निचले मेंटल में, लोअर मेंटल में। अपर मेंटल में तो आप कहोगे एस्थेनोपेर है, दुर्बलता मंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोर। कोर की खोज की थी आर.डी. ओल्डहम ने। किसने की थी? आर.डी. ओल्डहम ने। कोर के दो भाग है। बाह्य भाग तरल अवस्था में है, ये इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, है ना। बाह्य भाग कैसी है? तरल अवस्था में है। और इस तरल अवस्था में घुसने से पहले ही एस तरंगें जो भूकंप की है वो क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। क्योंकि भूकंप की तरंगें, मैंने अभी आपको बताया, भूकंप की तरंगें अभी अपन ने बात की, दो प्रकार की होती है, कायिक तरंगें और धरातलीय तरंगें। कायिक तरंगें प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये जो सेकेंडरी है ये केवल ठोस भाग में ही चलती है। सेकेंडरी कहां चलती है? ठोस भाग में। इसलिए अब देखो, सेकेंडरी केवल ठोस भाग में ही चलती है। तो क्या ये बाह्य कोर ठोस है क्या? आउटर कोर तो कैसा है? तरल है। इसलिए यहां एस तरंगें क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इस बात को याद रखना। एस तरंगें केवल ठोस में ही चलती है, ठोस पिंड में ही। लेकिन यहां आती बाह्य जो कोर है वो कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। इसलिए यहां पर एस तरंगें इसकी सीमा पर आते ही क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। इसलिए पृथ्वी के भूगर्भ में केंद्र में एस तरंगें पहुंचती नहीं है। तो कौन सी तरंगें पहुंचेगी? पी तरंगें, जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। फिर देखोगे आंतरिक कोर। आंतरिक कोर भारी धातुओं से निर्मित है, लोह है, निकिल है, इन धातुओं से निर्मित है। और इन धातुओं की उपस्थिति के कारण ही भूगर्भ के अंदर चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। भूगर्भ में चुंबकीय गुण भी पाया जाता है। अब ये तो देखो इनकी एक एक दो विशेषताएं होगी मेन, ये तो आपको याद करनी ही करनी है। बाह्य ऊपरी भूपरपट्टी, निचली भूपरपट्टी, महाद्वीपीय परपट्टी या महासागरीय परपट्टी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, पेरिडोटाइट पतन या चट्टानों की परत, चट्टानों की नदी परत भी बोलते हैं। निचली प्रावार को भूवैज्ञानिक परत कहते हैं। बाह्य कोर तरल अवस्था में है, एस तरंगें यहाँ पहुंचने से पहले ही इसकी सीमा पर लुप्त हो जाती है। उसके बाद में आंतरिक कोर। आंतरिक कोर भारी धातुओं से निर्मित है, लोह और निकल से। अब इसी के साथ में, इस वर्गीकरण के साथ में एक चीज छुपी हुई है, डिसकंटिन्यूटी। इसे कहते हैं असंबंधता। असंबंधताएं क्या होती है विद्यार्थियों? ये दो तरह के जो भाग किए अपने, जो भी विभाजन किए, इन दो प्रकार के खंडों के बीच में जो संक्रमित क्षेत्र पाया जाता है, संक्रमणित क्षेत्र पाया जाता है, उसे बोला जाता है असंबंधताएं। उसे क्या बोला जाता है? असमानताएं। और इन असमानताओं का अलग अलग वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है, उन वैज्ञानिकों के आधार पर ही उनका नामकरण रख दिया गया। जैसे आप देखोगे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई गई है उसका अध्ययन किया था कोनार्ड महोदय ने, इसलिए इसका नाम ही रख दिया कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, अर्थात कोनार्ड असमानता। फिर बता रहा हूं,
दो परतों के बीच में, दो लेयर के बीच में जो मिश्रण वाला भाग है उसे बोला जाता है असमानता, डिसकंटिन्यूटी। उसका जिसने अध्ययन किया उसके नाम पर ही उसका नामकरण हो गया। यहाँ का अध्ययन किया कोनार्ड ने, इसलिए इसे बोल दिया कोनार्ड असमानता, है ना। उसके बाद आता है मोह असमानता। अब देखो, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंक्रमित क्षेत्र है, जो मिश्रण क्षेत्र है, उसका अध्ययन मोह विविक नाम के वैज्ञानिक ने किया, इसलिए इसका नामकरण हो गया मोह विविक असमानता। ठीक है। तीसरी जो असमानता है वो रेपिटी है। रेपिटी कहां पाई जाती है? ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, यहाँ पे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में पाई जाती है रेपिटी असमानता। उसके बाद मेंटल और कोर के बीच में पाई जाती है गुटेनबर्ग असमानता, 2900 किलोमीटर पर, मेंटल और कोर के बीच में। यह आपसे पूछ सकता है निचली मेंटल और बाह्य कोर के बीच में कौन सी असमानता पाई जाती है? गुटेनबर्ग असमानता पाई जाती है। फिर आपसे पूछे ऊपरी बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है? आप कहोगे लेहमन असमानता। ये 5 असमानताएं डाली है, पांचों बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद करना। वापस बता रहा हूं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में असमानता कौन सी है? मोह असमानता। मेंटल और कोर के बीच में कौन सी है? गुटेनबर्ग असमानता। दो तो आपको ऐसे याद रखनी है। अब आपको इनके बीच वाली याद रखनी है। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी है? कोनार्ड असमानता। ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार के बीच में कौन सी है? रेपेटी असमानता। बाह्य कोर आंतरिक कोर के बीच में कौन सी है? लेहमन असमानता। तो इस तरह से ये 5 असमानताएं आपको याद रखनी है। ये मुख्य दो याद रखना, एक तो मोह असमानता और एक गुटेनबर्ग असमानता। मोह असमानता किन के बीच में पाई जाती है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। दूसरे ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऊपरी मेंटल और निचली क्रस्ट के बीच में कौन सी है? मोह असमानता। गुटेनबर्ग असमानता किसके बीच में? मेंटल और कोर के बीच में। ऐसे भी पूछा जा सकता है, बाह्य कोर और निचली प्रवार के बीच में कौन सी असमानता? गुटेनबर्ग असमानता। तो ये 5 असमानताएं आपको याद रखनी है। अब एक आपके आरबीएससी में एक दे रखा है क्लासिफिकेशन, एडवर्ड स्वेस का, ऑस्ट्रियन भूगोलवेता थे। इन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी का वर्गीकरण किया। इसके आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, और पृथ्वी को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा, निफे। जैसी जहां पर भी जो खनिज मिल रहे थे उनके आधार पर ही उनका नामकरण कर दिया। सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों को मिला के इसका नामकरण कर दिया सियल। इसकी गहराई बताई 50 से 300 किलोमीटर तक। इसका घनत्व बताया 2.7 से 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक। यहाँ पर कौन कौन सी चट्टानों की प्रधानता है? ग्रेनाइट चट्टानों सर्वाधिक है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है। उसके बाद दूसरी परत बताई सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता है। इसकी गहराई बताई 1000 से 2000 किलोमीटर। इसका घनत्व बताया 2.9 से 4.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर मुख्य चट्टानें कौन कौन सी है? गैब्रो, बेसाल्ट और क्षारीय प्रवृत्ति की, और कैल्शियम। उसके बाद जो भूगर्भ की परत बताई वो बताई इन्होंने निफे, निकिल और फेरस से मिलकर बनी। इसकी गहराई बताई 2900 से 6371 किलोमीटर। उसके बाद इसका घनत्व बताया 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे लो धातुओं की अधिकता है, आप देख रहे हो, निकिल और फेरस। इस तरह से इन धातुओं की उपस्थिति से ही इनका नामकरण किया। आप याद कर सकते हो स्वेस का वर्गीकरण, रासायनिक संरचना का आधार क्या रखा? रासायनिक संरचना पर। उसके बाद 3 नाम दिए, सियाल, सीमा, निफे। सियाल में सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, निफे में निकिल और फेरस। आप देखो कि गहराई 50 से 300 किलोमीटर, गहराई 100 से 2000 किलोमीटर, गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर। यहाँ पे ग्रेनाइट की प्रधानता, यहाँ पे बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता, क्षारीय प्रवृत्ति, ग्रेनाइट अम्लीय प्रवृत्ति है। उसके साथ पोटेशियम और सोडियम भी यहाँ प्रधानता रूप से पाया जाता है। गैब्रो के साथ बेसाल्ट, गैब्रो बेसाल्ट के साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है। यहाँ पे लो धातु की अधिकता है। एक दो इंपोर्टेंट लाइनें मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर से ली है, देखो व्हाइट पेन से लिखा है। एक तो सियाल महाद्वीपों के नीचे जो महाद्वीप है वो सियाल निर्मित होते हैं, इंपोर्टेंट लाइन। महाद्वीप है जो सियाल निर्मित होते हैं। महासागरों के नीचे सियाल का अभाव पाया जाता है। ऊपर ही ऊपर परत मैंने बताया था, स्थल ऊपर है, महासागर उसके बजाय नीचे है, तो सियाल है वो महासागरों पर नहीं पाया जाता।
तो कहा महासागरों के नीचे सीधा कौन सा शुरू हो जाएगा? स्वेज के अनुसार सीमा, महासागरों की सतह सीमा। ठीक है, तो महाद्वीप है वो सियाल निर्मित है, जबकि महासागरों के नीचे सियाल का अभाव है। इंपोर्टेंट बात। दूसरी इंपोर्टेंट बात, जो निफे है, निफे में भारी धातुओं की अधिकता है, और इस भारी धातुओं की अधिकता के कारण ही इस परत से पृथ्वी की स्थिरता व दृढ़ता का निर्धारण होता है। इस भारी धातुओं की अधिकता के कारण पृथ्वी का जो स्थिरता है और दृढ़ता है उसका निर्धारण स्वेज के वर्गीकरण के अनुसार किस परत की उपस्थिति के कारण होता है? निफे की उपस्थिति के कारण। निफे में क्या है? भारी धातु है। कौन से? निकेल और फेरस। निकल और फेरस, इसकी उपस्थिति से पृथ्वी में स्थिरता और दृढ़ता का निर्धारण होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आज आसानी से ही सामान्य क्लास थी। आप एक दो कमेंट आ रहे थे स्पीड को लेके, आप स्पीड बढ़ा भी सकते हो घटा भी सकते हो, सेटिंग का ऑप्शन आपके पास है। अगर कुछ स्लाइड जैसे मान लो कोई डायरेक्ट मैं कहीं से फोटो लेके आऊं, इमेज लेके आऊं, वो आपको स्पष्ट ना दिखे तो आप रोटेट करके फुल स्क्रीन पे अगर आप उसको लोगे तो वो आपको अच्छे से दिख जाएगी। उम्मीद करता हूं आज भी क्लास भी आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी, समझ में आएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज इतना ही। लास्ट में जाते जाते आपको बोलना चाहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर उस विद्यार्थी तक पहुंचाए जो लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से तैयारी कर रहा है, उसको आसानी से कंटेंट उपलब्ध हो जाए। और अपन अच्छे से कर रहा हूं, इतना विश्वास रखिएगा कि यहाँ से प्रश्न 90+ % प्रश्न आपके देने की जवाबदारी मेरी है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चले तो एनसीईआरटी बेस से 90+% प्रश्न है वो आपको मैं स्लाइड से पेपर होने के बाद भी दिखा दूंगा। इसलिए जरूरत है आपको साथ में जुड़ने की। अच्छे से एनसीईआरटी की बुक्स आप लाई होगी, मुझे विश्वास है, और इनके साथ में जैसे चल रहा हूं मैं वैसे ही आप एनसीईआरटी में चलते रहे, अच्छी बात है, या नोट्स बनाए तो और ही अच्छी बात है। ठीक है, क्लास को लाइक कर ले, शेयर कर ले, और आप सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये क्लास पहुंचाएं। आज इतना ही, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।